जो खुद से पहले हमें रखते हैं, बस हमें देख के हमारी परेशानी समझ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ, आज 1 जुलाई है, डॉक्टर्स की। आज वो दिन है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि हमारे देश के, विदेश के ऑल सभी डॉक्टर्स को बहुत-बहुत थैंक यू करने का, जो हमारी सेवा में 24/7 रहते हैं। आज हम मिलते हैं एक ऐसे ही डॉक्टर से जो अपने परिवार से काफ़ी दिनों तक दूर भी रहते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। आइए मिलते हैं डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी से। वेलकम टू द शो सर। सर, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ डॉक्टर? इस प्रोफेशन में आप कैसे आए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी आमंत्रित जी, किया आपके बिल्कुल। चैनल पे। थैंक यू सर। मैं कहूँ तो ये प्रोफेशन मुझे विरासत में मिला, क्योंकि मेरे पिताश्री से एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के पद पर कार्यरत थे। और जब से मैंने होश संभाला, बचपन से ही मेडिकल का माहौल मैंने देखा। मेरे फादर जो है, कोई पेशेंट आता था इंजेक्शन लगाते थे, बोतल लगाते थे, और मैं देखता था कि वो इसके बाद ठीक हो गया। कोई रोता हुआ पेशेंट आया, किसी को दर्द हो रहा, वो ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे के कोमल मन पे जो इमेज पड़ती है पहली, कि यार ये तो बहुत चमत्कारी व्यक्ति है, तो बहुत चमत्कार होता है, तो कहीं ना कहीं वो इमेज मेरे दिमाग में शेप ले रही। फिर हम मेडिकल कॉलोनी में ही रहते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब अस्पताल के कैंपस में खेलते थे, बहुत सी बार बीमार होते थे तो हॉस्पिटल भी जाते थे। तो जब मैं देखता था कि मेरे फादर के ऊपर भी कोई एक व्यक्ति है व्यक्ति है, जो पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करता मैनेज है, कर जिसके रहा इशारों पे हॉस्पिटल चलता है, तो फिर एक इमेज और ऊपर वाली बनी मेरे दिमाग में कि यार जलवे तो इस आदमी के हैं। और वैसे भी छोटे कस्बों में एक या दो डॉक्टर होते थे तो उनकी बहुत अच्छी इमेज होती थी। तो कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे डॉक्टर की इमेज मेरे दिमाग के अंदर बहुत बचपन से ही बन गई थी। फिर जब 10th 12th में आए तो बायोलॉजी पढ़ने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो मेरी वो बचपन की जो इमेज, जो सपने थे, उनको पंख लगने लगे। फिर मुझे लगा, फिर मैंने इंक्वायर किया अपनी फैमिली में कि अपनी फैमिली में कोई डॉक्टर बना है, कभी कभी मेडिकल ग्रेजुएट कोई हुआ है क्या, एमबीबीएस किसी ने किया है। पता चला कि कोई नहीं है। तो फिर मुझे लगा ये तो इतिहास रचने का मौका है अब मौका तो। है। जी तो जी। फिर पूरी जान लगा दी मैंने कि कैसे भी हो अब तो पीएमटी निकालना है। फिर ऐसे करते हुए ये फिर मैं कौन से ईयर की बात है, पीएमटी? ये पीएमटी वाली बात है 86-7 की बात है। 86-7 की। जी जी। इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर ऐसे करके मेडिकल से इंस्पायरेशन पूरा माहौल बनता गया। एक लोग बोलते हैं ना कि आप यदि जो दिल से सोचे तो सारी कायनात आपको उसमें आपके, सपोर्ट करने जी जी, लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर मैं मेडिकल प्रोफेशन में पहुंचा। और सर, आपके बच्चे भी इसी फील्ड में हैं? वो एक मैंने बायोलॉजी लिया ना, तो मेरे दोनों छोटे भाई है, उन्होंने बायोलॉजी लिया है। अच्छा। अभी एक वेटनरी में है और एक ने एग्रीकल्चर में किया है और वो कनाडा में है। इसके बाद फिर वो एक सिस्टम बन गया हमारे यहाँ, तो बायोलॉजी का सिस्टम बन गया। फिर लोग पीएमटी बायोलॉजी नीट ऐसे लग रहा है कि हमारा घर का ये ट्रेंड नहीं, बनने आपको ही लगा। करना है। क्योंकि मेरे नोट्स थे, मेरी बुक्स थी, और जब सबसे उसी को ही पहले एक पढ़ते गए। बच्चा वो देखता ना कि एक देख बन रहा डॉक्टर, तो सबकी कहीं ना कहीं तो जितने भी अभी भी जो जनरेशन है, सबका कहीं ना कहीं अफेक्शन बायोलॉजी और मेडिकल फील्ड की तरफ। वैसे ही आपके बच्चे भी उसी फील्ड में उसी आ फील्ड में गए। वो देखते रहे कि पापा तो मेडिकल की बुक पढ़ते हैं, मेडिकल की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी, जैसे मेरे मेरे फादर की वजह से जो इमेज मेरे दिमाग में अनकॉन्शियस लेवल पे थी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सोचना चालू कर दिया कि हाँ फील्ड तो अच्छी है, मजा आ रहा अच्छा। सर, आप फैमिली से दूर रहते हैं, जैसे मैंने आपके बारे में जाना। आप ट्वाइस अ वीक आते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं चीजें? है। मैंने ट्वाइस अ वीक आना जो चालू किया है, ये कोविड के बाद से किया। कोविड इसके के पहले बाद मैं से डेली अप डाउन ही करता था, डेली एक्सेप्ट आप? संडे वहां नहीं जाता था। अच्छा। कोविड के बाद में, कोविड में बीमार भी हो गया, तो मैं एडमिट भी रहा हमीदिया में। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ा अपना वर्कलोड भी कम किया। इवनिंग की जो से वो था हमारा क्लिनिक, वो भी बंद हुआ। और इसके बाद फिर मुझे, और फिर थोड़ा एज भी इशू था, एज भी वो था फैक्टर कि उस टाइम मैं 40-45 पे था, अब मैं 57 पे हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि रोज आने के बजाय अपन वहीं पढ़े हैं, वहाँ टाइम मिलता था आधा टाइम। इस टाइम रोड भी बहुत खराब थे बीच में। तो अभी मैं ट्वाइस अ वीक आता हूँ। बाकी मैनेज कर लेता हूँ, मैंने सब सेल्फ काम किया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मॉडल मेरा कोई व्यक्ति नहीं हो के कुछ व्यक्तियों की क्वालिटी है, तो वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में कुछ प्रोफेसर थे जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे टीचिंग को, डॉक्टर प्रोफेसर वसावड़ा साहब थे, एम के जैन साहब थे।
तो ऐसे कुछ रोल मॉडल, या अभी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि डायबिटीज पे कर रहे हैं डॉक्टर वी मोहन है चेन्नई में, डॉक्टर सरीन है दिल्ली में जो लीवर वाली डिजीज पे बहुत कर रहे हैं। तो ये मेरा, मैं यदि यही बोलता है कि रोल मॉडल मेरा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं होकर बहुत सारे व्यक्तियों की कुछ खास क्वालिटीज क्वालिटी है, जो है उनकी जो रोल मॉडल क्वालिटीज। रही। सर, ऐसा आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट आपके पेशेंट के साथ कोविड टाइम में, आप लोग इतना सेवा कर रहे थे, वो तो देखने लायक था आप सारे डॉक्टर्स का, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट? मुझे प्रैक्टिस करते हुए मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं, और इसमें मेडिकल फील्ड में मेरे बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव है। जो अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग केस याद आ रहा है कि एक पेशेंट था मेरा, मतलब एक फीमेल मिडिल एज पेशेंट थी। वो मेरे पास सिम्टम लेके आई थी कि उसके हस्बैंड ने बोला कि साहब इनको 2-3 महीने से बुखार आ रही है, हम पूरे जिले में दिखा चुके हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने रूटीन में वैसे ही जैसे देखते हैं 3 महीने के बुखार, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मैंने कि ये वजन भी घट गया क्या? उन्होंने कहा हाँ वजन भी इनका कम हो गया 3-4 किलो। तो मुझे लगा कि कोई इन्फेक्शन होगा, सीरियस इन्फेक्शन टीबी टाइप का या एचआईवी टाइप का, या कोई और बड़ी बीमारी होगी, कैंसर वगैरह होगा। पर बात करते करते फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि इनकी भूख वगैरह कैसी है अभी? तो उनके पास खाना तो बहुत अच्छा खाती है सर। तो फिर मैं एकदम क्लिक करा कि यदि 3 महीने की बुखार है और खाना बहुत अच्छा खा रही है और भूख फिर भी भूख अच्छी लगने के बावजूद वजन कम होता जा रहा है, तो मेडिकल में कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं, 3-4 बीमारियां जिनमें अच्छी भूख के बाद भी वजन घटता है। जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे कि कुछ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म हो गया। तो एकदम क्लिक करा मैंने कि कहीं ये हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट तो नहीं। मैंने उनकी पल्स चेक करी तो पल्स भी बढ़ी हुई आ रही थी, जो कि हाइपरथायराइडिज्म में होता है। हल्की सी उसमें एनर्जी का लेवल, हीट का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो हल्का सा गर्मी महसूस होती है बॉडी में, शायद उसको ही बुखार बोल रहे थे। तो मैंने देखा कि हाथ भी थोड़ा गर्म था। फिर मैंने टेस्ट लिखे, डायबिटीज का टेस्ट भी लिखा, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी लिखे। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में उसको आ भी गया हाइपरथायराइडिज्म। उसका मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। उसके लिए जो टेबलेट आती है मुश्किल से 1.5-2 रुपए पर डे की आपको टेबलेट लेनी पड़ती है। तो मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा और मैंने बोला मैंने कि आप मुझे कम से कम 20-25 दिन बाद आके दिखाइए एक बार कि आपकी क्या कंडीशन है। तो इम्प्रूवमेंट हो गया और बहुत खुश होते हुए मेरे पास आए कि सर हम तो कितने हजार रुपए इस बुखार पे लगा चुके थे, आपने तो सिर्फ एक 200-300 रुपए की दवाई लिखी और हम मरीज को तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी इवेंट्स होते हैं जिसमें आप सडनली, इसके बाद मुझे लगा कि मरीज की हिस्ट्री प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। जरूरी और है। इसके बाद ही मेरे पेट में मैंने स्लीप और एपेटाइट प्रिंट करवा दिया। मैंने कहा अब तो हर पेशेंट से जो क्रोनिक डिजीज का आएगा मैं कम से कम उसकी नींद और भूख के बारे में जरूर पूछूंगा, जरूर। और जिससे मुझे बहुत एडवांटेज भी मिलता है मेरी डायग्नोस। नींद का जैसे आपने कहा, नींद आजकल सभी को मोबाइल की वजह से बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल। इवन बच्चे हो, बड़े हो, सीनियर्स हो, रात को मोबाइल में जो लगते हैं हम, नींद हमारी बहुत मिस हो रही है उसमें। नींद पे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या सर आप सजेशन देंगे? नींद कम आने का या नींद प्रॉपर डीप स्लीप नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं मेडिकल में। पर अभी जो बड़ा कारण है, आप सही बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा कारण है। और मोबाइल में भी आपको यदि ब्राइटनेस आपके फोन की ज्यादातर टाइम ज्यादा रहती है तो ब्राइटनेस अफेक्ट करती है आपके रेटिना से, आपके जो हाइपोथैलेमस में उसमें इम्पल्स जाते हैं, तो एक मेलेटोनिन करके केमिकल बनता है ब्रेन में। तो यदि आप ब्राइट लाइट में रहते हैं, तेज लाइट में रहते हैं और चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो मेलेटोनिन का लेवल कम हो जाता है, उससे नींद पे इफेक्ट पड़ता है। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इशू भी है, आजकल स्ट्रेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आदमी फेमस होना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो नींद को अफेक्ट करती है। पर मुझे लगता है जो नींद यदि आपको सही रखना है तो कम से कम जितने भी गैजेट्स हैं आपके, आपको 1-1.5 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। ब्राइट लाइट उसकी कम से कम ब्राइटनेस कम कर देना चाहिए, तेज लाइट में आप नहीं हो, और चाय कॉफ़ी आपको अवॉइड करना चाहिए इवनिंग के बाद। और जहाँ तक वो हल्का म्यूजिक या कोई बुक, काम एंड कूल करने वाली कोई बुक आपको पढ़ना चाहिए सोने के पहले। कुनकुना दूध पी सकते हैं, उसमें हल्की केसर डाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी नींद को प्रमोट कर सकती हैं। योगा वगैरह कर सकते हैं, काम एंड कूल आपका माइंड रहेगा तो नींद अच्छी आएगी आपको। सर, योगा से आप मुझे ये बताइए, आपका क्या रूटीन है अपनी हेल्थ को लेके? अपने आप को आप कैसे फिट एंड फाइन रखते हैं? देखो हेल्थ के दो इशू है, एक है फिजिकल हेल्थ और एक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए तो जहाँ तक मैं करता हूँ, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक सुनता हूँ सॉफ्ट, और यूट्यूब पे गीता के, भगवत गीता के अध्याय तो उनको कार में या कहीं पे जहाँ मुझे टाइम मिलता है तो मैं मोटिवेशनल रहूँ, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग मेरी रहे, तो अच्छी बुक पढ़ना, या मूवीज हो गई जैसे आनंद करके मूवी है, जी तो जी।
मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा है कि आप म्यूजिक सुने, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें। फिजिकल हेल्थ के जो है 3-4 पिलर हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए आपकी डाइट सही हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपका स्लीप पैटर्न सही हो, और जहाँ तक हो सके आप एडिक्शन से दूर रहें। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट मेरा ये है कि मुझे कोई एडिक्शन नहीं है। फर्स्ट, डाइट, फास्ट फूड, जंक फूड ये मेरी डाइट में लगभग जीरो है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं पीता नहीं हूँ। हेल्थी डाइट में लेता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं निकलता है जिस दिन मैं कम से कम 2 तरह के फ्रूट्स नहीं खाता हूँ, सैलेड्स बहुत खाता हूँ मैं। तो ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड, ये एक्सरसाइज शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है कि बहुत रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वॉकिंग करना पसंद करता हूँ। क्लिनिक मैंने ऐसे डिजाइन कर रखी है कि उसमें मैं 5-6 घंटे जब पेशेंट देखता हूँ तो बैठता नहीं हूँ। मैं एक जगह पेशेंट देखता हूँ, दूसरी जगह उसकी खड़े होकर रिपोर्ट देखता हूँ, तीसरी जगह हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह आते हैं उनसे मिलता हूँ। तो ये इस 5-6 घंटे में अपने जो एक्सरसाइज को इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि 5-6 घंटे में चलता रहूँ। यानी इसके बाद टोटल संडे, सिटिंग ना रहे, हाँ, सिटिंग पूरे ना रहे, सिटिंग पूरा ना रहे, क्योंकि सिटिंग ना सिटिंग रहे, सिटिंग आजकल की सेकंड स्मोकिंग है। सिटिंग ना मेडिकल रहे साइंस टोटल। बोलती है कि यदि आप 1 से 1.5 घंटे कहीं पे बैठे हैं, चल फिर नहीं रही, तो आप बॉडी को एक सिगरेट बराबर नुकसान कर रहे हैं। मूव करते रहे। ये मुंह करते रहे, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो भी आप मुंह करते रहे। जी जी। सर एक क्वेश्चन, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? आ, डॉक्टर नहीं होता तो मुझे दूसरा जो अच्छा जॉब लगता है वो टीचिंग का लगता है। और टीचिंग। अभी भी मैं टीचिंग करता हूँ। मैं अच्छा। नरसिंहगढ़ में था तब भी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को मैंने जाके टीच किया। और अभी भी हमारी जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती है नरसिंहगढ़ में, सीएमई जो होती है उसमें प्रेजेंटेशन देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और टीचिंग में स्क्रीन वाली जो स्क्रीन टीचिंग है वाली, वो नहीं, मेरे बात करने वाली टीचिंग जाती है। इंटरेक्टिव सेशन मुझे ज्यादा यानी अच्छे लगते हैं। मोटिवेटिंग टाइप का। मोटिवेटिंग, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और शो चल रहा है। मोटिवेशनल टॉक टाइप, आपका मोटिवेशनल टाइप का एक्सपीरियंस शेयर नहीं, कोई करना। कोई टॉपिक हाँ, पे भी, कोई हम जैसे टॉपिक हम पे। ब्लड प्रेशर पे डिस्कशन करते हैं, हम डायबिटीज पे डिस्कशन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रीन पे पेशेंट पूरे टाइम वो लोग नहीं देखते रहे, बातचीत करें कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या है, मेरा फिर क्या। उनको करेक्ट करूँ मैं। वो जो बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, फिर मैं बताऊँ नहीं नहीं मैं रिसेंट पढ़ के आ रहा हूँ अभी ऐसा होता है। तो अच्छा, मुझे लगा, मुझे टीचिंग जॉब भी बहुत अच्छा इम्प्रेसिव लगता है। यानी आप दोनों, एक अपना जो टीचिंग और डॉक्टर हाँ, दोनों अभी ही, मैं वैसे दोनों ही वो कर डॉक्टर रहे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉक्टर वर्ड जो है ग्रीक वर्ड डोसेरे से बना है। डोसेरे का मतलब ही होता है टू टीच। टू टीच। अभी ये दवाई जो है पूरी जितनी मेडिकल साइंस में यूज होती है तो 100-150 साल के पहले आई है। इसके पहले डॉक्टर का सोसाइटी में जॉब ही होता है कि वो हेल्थ कैसे बनी रहे इसके लिए टीच करे जनता टीच को। करें, हाँ। तो टू टीच ही डॉक्टर शब्द का मतलब ही है, टू टू टीच। टीच। राइट सर, राइट। सर एनी हॉबीज आप जब फ्री होते हो? हॉबीज मेरी बहुत सारी है। ओल्ड क्लासिक हिंदी मूवीज है उनको देखना पसंद करता हूँ। ओल्ड सॉन्ग्स जो है मुकेश रफ़ी किशोर साहब के, उनको पसंद करता हूँ। जगजीत सिंह जी की गज़ल सुनना पसंद करता हूँ। गुलाम अली जी की गज़ल सुनता हूँ। कुछ बुक्स जो उनके अच्छे व्यू होते हैं वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। इसके अलावा ओशो की फिलोसफी मैंने बहुत पढ़ी है, क्योंकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था जबलपुर, तो ओशो वाला आश्रम हमारे पास था, तो मैंने बहुत ओशो को सुना है, पढ़ा है बुक्स उसकी, तो वो पढ़ता हूँ। फिर ओशो की बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे फिलोसफी वाला टच मिला, तो बहुत सारे वीडियो जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वेस्टर्न फिलोसफी के, इंडियन फिलोसफी के, तो वो देखना पढ़ना पसंद करता हूँ। बचपन में फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी बहुत खेली, हमारे यहाँ करनवास में वॉलीबॉल बहुत पसंद, मतलब स्पोर्ट था फेवरेट, तो उसमें भी खेला हूँ मैं। यानी इससे आप तो अपने आप को मोटिवेट, पॉजिटिव श्योर। रखते हैं, बिल्कुल। सर अभी जो यंग डॉक्टर्स है उनको आप क्या एडवाइस देंगे, यंग जो भी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स बन रहे हैं? यंग डॉक्टर्स को मेरी 2-3 एडवाइस है जो जरूरी भी है। एक तो डॉक्टर की आजकल बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट हो, तो मुझे बोलना यंग डॉक्टर से कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आपको हेल्प करती है। जैसे मैंने अपना केस बताया था, जी जी। वहाँ सॉल्यूशन निकला एक लाइन से, एक बात से कि भूख अच्छी है। नहीं तो कोई डॉक्टर यदि बुखार शब्द सुनता तो 100 टेस्ट लिखता, पर जी यदि जी। आपने ढंग से पेशेंट की बात सुनी, तो हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट आज भी है, एआई के जमाने में भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। अच्छे से हिस्ट्री ले, अच्छे से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करे, अच्छे से उसको पल्स बीपी सब ले, तो डायग्नोसिस अच्छी होगी। और फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन आपकी जो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनी है उसको सपोर्ट करेगी। तो पहला तो मेरा ये कि वो अच्छे से पेशेंट को देखे, इन्वेस्टिगे उससे अच्छे से बातचीत करे जिसमें अच्छी डायग्नोसिस हो। दूसरी, आजकल बहुत सारे ट्रेप है,
आपको फार्मा इंडस्ट्री का प्रेशर रहता है, आपको इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी का प्रेशर रहता है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन देखो, बहुत सारे जहां तक हो सके आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो इनसे बचना चाहिए, आपको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, आप उस ट्रेप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा मैं देखता हूँ कि आजकल के यंग डॉक्टर्स है बहुत नशे के आदी भी होते जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे यंग डॉक्टर स्मोकिंग भी करते हैं। यदि आप खुद करेंगे ये सब तो समाज को क्या मैसेज दे मैसेज पाएंगे। देंगे। जी जी। तो नए डॉक्टर को ये सब तीन तीन चीजों से बचना चाहिए। बाकी तो फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक